ये आपकी इतिहास की बुक है, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, कक्षा 8। चलिए देखते हैं हमारा पहला पार्ट कौन सा है। और पहला पार्ट है हमारा यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। तो चलिए प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है इसमें व्यापारिक मार्ग। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थी। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। ये देखिए प्यारे बच्चों, चित्र में आपको दिखाया गया है 3 मार्ग थे भारत के विदेशों से व्यापार करने के। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। इस प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जेनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया। 15वीं शताब्दी 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का प्रमुख द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत धक्का लगा। व्यापार बहुत कम हो गया क्योंकि वहाँ पर तुर्कों का कब्जा हो गया और तुर्कों ने जो है कुस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार कर लिया था। और अगर भारत को व्यापार यूरोप के साथ करना था तो कुस्तुनतुनिया को पार करना ही पड़ता था और कोई अन्य रास्ता नहीं था। लेकिन तुर्कों के कब्जे के कारण भारत कुस्तुनतुनिया से होकर नहीं जा पाया, जिसके कारण यूरोप और व्यापार के बीच जो व्यापारिक संबंध थे वो कम हो गई। फिर समुद्री मार्ग की खोज की। अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया। इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर थी, इसलिए कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं व रानियों को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। धन राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना, कीमती धातु, सोना, चांदी आदि व मसालों के फायदेमंद व्यापार से कर एकत्रित करने की संभावना थी। धर्म, ईसाई धर्म का दूर दराज इलाकों में प्रचार करना, ध्वज, यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर के उपनिवेशों पर फहराए जाने, जिससे उनका साम्राज्य बढ़ेगा। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये कुतुबनुमा है। कुतुबनुमा एक यंत्र होता है जिसको जो है दिशा देखने के लिए कि हम किस दिशा में हैं या हमें किस दिशा में जाना है, प्राचीन काल में यूज किया जाता था, प्रयोग में लाया जाता था। यूरोप के राजाओं ने इन नाविकों की समुद्री यात्राओं का खर्च वहन किया। इनके नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से रास्तों की खोज में लंबी समुद्री यात्राएं की। कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है। भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तथा पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अधिक बनता है कि अमेरिका की खोज किसने की। तो प्यारे बच्चों, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, जो कि स्पेन का निवासी था। और भारत की खोज किसने की? तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, जो कि पुर्तगाल का निवासी था। और वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में कहाँ पहुंचा? पश्चिमी समुद्र तट कालीकट बंदरगाह पर सबसे पहले पहुंचा। बहुत ही खास और बहुत ही
बहुत बहुत खास क्वेश्चन है, इसे याद रखिए, ध्यान रखिए। अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया। अब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः आरंभ हो गई। अब आता है यूरोपीय व्यापार। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के मध्य से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। में सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे और बहुत मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपना जहाज नहीं ले जा सकता था। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आने लगे। अब भारत में जो है व्यापारियों की होड़ लग गई। बहुत व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए आने लगे। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। व्यापार के लिए धन, लंबी यात्रा करने वाले जहाज तथा नाविक, तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने जो है 17वीं शताब्दी की शुरुआत में 1600 से लेकर के 1670 ईस्वी के बीच व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी, शेयर होती थी। कई लोग इकट्ठे होकर के व्यापार करते थे। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी जो है पूंजी लगाते थे, अपना अपना पैसा लगाते थे। लगाई गई पूंजी के अनुपात में भारत से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे और हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड में ब्रिटिश इंडिया कंपनी बनी और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। आज भी निजी कंपनियां इस प्रकार पूंजी इकट्ठा करती है। प्यारे बच्चों, हमारे देश पर बहुत निजी कंपनियों का अधिकार हो गया। फ्रेंच का, ईस्ट इंडिया कंपनी का और ब्रिटिश इंडिया कंपनी का। ये कंपनियां यहाँ आती थी, धन दौलत लेकर के आती थी और यहाँ से मसाले और खाने पीने की वस्तुएं और आपका वस्त्र, सूती कपड़े लेकर के चली जाती थी। फिर हुआ क्या कि व्यापारिक केंद्र फोर्ट विलियम कोलकाता, ये आपका व्यापारिक केंद्र चित्र है आपका, ये व्यापारिक केंद्र फोर्ट विलियम कोलकाता का है। ये देखिए आपके सामने दिखाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए। ये भी क्वेश्चन बहुत खास है प्यारे बच्चों कि भारत में सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। उन्होंने पश्चिमी समुद्री तट पर गोवा, दमन द्वीप में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्रों को कोठी या फैक्ट्री कहा जाता था। और फैक्ट्री क्या है? फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। जो व्यापारी आते थे उनका जो कार्यालय था उसे कोठी या केंद्र कहते थे और फैक्ट्री कहा जाता था। फैक्टर शब्द का अर्थ है एजेंट। कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था। यूरोपियों की बस्तियों के लिए भी सैनिक रखे जाते थे। कोठियों की रक्षा किलों की तरह होती थी और इन किलों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय व्यापारियों के सशस्त्र सैनिक तैनात रहते थे। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापारी जल के रास्ते भारत आने लगे। इस समय तक हिंदुस्तान के तो किसी भी शासक ने नौसेना तैयार करने की बात सोची भी नहीं थी, लेकिन वो लोग पहले से ही अपनी नौसेना तैयार करके जल के रास्ते भारत आ गए। हॉलैंड निवासियों ने जो डच कहलाते थे, कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम तथा जिनसूरा में व्यापारिक केंद्र खोले। फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही स्थानों में अपने व्यापार के मुख्य केंद्र बनाए। अंग्रेजों ने अपने को केवल समुद्र तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ोच, पटना, कासिम बाजार स्थानों पर व्यापारिक केंद्र बनाए। भारत में यूरोप के सभी देशों के व्यापारी पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने की होड़ में थे। जो भी व्यापारी भारत में आए उन सब के अंदर था जो यूरोप के व्यापारी थे, उन्हें क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो यूरोप के व्यापारियों ने सोचा कि क्यों ना हम भारत का जो व्यापार है वो पुर्तगालियों के हाथ से छीन ले। उनकी कोशिश रहती थी कि वे भारत में कम से कम कीमत देकर सामान खरीद सके। फिर वे इस सामान को यूरोप में अधिक से अधिक दाम पर बेचकर खूब मुनाफा कमा सके। उन्होंने पाया कि सूरत
मछलीपट्टनम यानी कि जिसे आज मछलीपट्टनम कहते हैं, जैसे बड़े बंदरगाहों पर जो सामान व्यापारियों द्वारा बिकने लाया जाता है वह महंगा मिलता है, इसलिए यूरोप के व्यापारी गांव-गांव में जाकर जो है अपना आदमी या एजेंट भेजकर सीधे कारीगरों से माल खरीदने की कोशिश में रहते ताकि सस्ता माल मिले। समय के साथ पुर्तगाली नौसेना और किलों की ताकत अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों से कई मुकाबले के कारण कमज़ोर पड़ गई। जो पुर्तगाली की नौसेना है वो अंग्रेजों के आगे कमज़ोर पड़ गई वो, और कुछ समय तक तो किसी एक का भारत में व्यापार पर अधिकार जम ही नहीं सका, ना ही तो अंग्रेज जमा सके, ना ही डच, ना ही पुर्तगाल। फिर होता क्या है कि विदेशी कंपनियों व्यापार के लाभ के लिए अनेक तरीके अपनाने शुरू कर दिए। उन्होंने यहाँ के जो बादशाह और राजा थे उनके पास अपने प्रतिनिधि और दूत भेजने शुरू कर दिए और उनसे कहा कि भारत में हम खुलकर व्यापार करने की इजाज़त चाहते हैं, और यहाँ पर अनुमति प्रदान करने के लिए खुशामद भी की उन्होंने, और फलस्वरूप राजाओं ने अधिकार पत्र फरमान जारी कर दिए कि व्यापारी के दूतों ने कुछ करों में कि भाई हमें कुछ पैसे में करों में छूट दीजिए। इसके बदले में उन्होंने बादशाहों व राजाओं को नई वस्तु भेंट की। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सस्ती व खराब चीजें मुगल बादशाह को न देने की हिदायत दी। उसने सम्राट को अंग्रेजी दस्ताने दिए और इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्गी, जिसे जहांगीर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। अंग्रेज आए, उन्होंने यहाँ के राजाओं को प्रलोभन देना शुरू कर दिया और जैसे जहांगीर को बग्गी दे दी। जहांगीर प्रसन्न हुआ। राजाओं के मन में यह आशा थी कि उनके राज्य का खजाना बढ़ेगा तथा करों में छूट देने से उनके राज्य में ज़्यादा व्यापार आकर्षित होगा और राज्य खूब फले फूलेगा, इससे और अधिक कर मिलेगा। हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरफ से मिलने वाली धमकी का असर भी था। यूरोपीय व्यापारी धमकी भी देते थे हिंदुस्तान के राजाओं को। पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की सशक्त नौसेना ही कर सकती थी और हिंदुस्तान के जहाजों को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की जरूरत थी। मेरे बच्चों, ये चित्र देख सकते हैं। चित्र में जो है फ्रेंच, पुर्तगाल, डच के फैक्ट्रियों में की जो है सूची है। आपकी जो स्कूल में बुक है उसमें आप पढ़ लीजिएगा, दिख जाएगा। उसके बाद देखते हैं अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच कहते व्यापार की छूट दोगे तभी हिंदुस्तानी जहाजों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूटा व डुबोया जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, भारत को अंग्रेजों ने लूटा, फ्रांसीसी ने लूटा, डच ने लूटा, और इन्हीं नीतियों और स्थितियों का फायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार से खूब लाभ कमाया। उन्हें कई टैक्स न देने की छूट मिली। जमीन खरीदकर उन्होंने गोदाम, घर, बंदरगाह बनाए और अपने अपने किले भी भारत में बना लिए। उसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों जो मुख्य बातें हैं। यूरोपीय द्वारा मसालों का प्रयोग स्वाद के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि यूरोपीय द्वारा मसालों का प्रयोग स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि मांस को सड़ने से बचाने के लिए भी किया जाता था, जिससे मांस कई महीनों तक सुरक्षित रह सके। पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड आदि यूरोपीय देशों का क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधन भारत के प्रांत तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधनों की तुलना में कम है। ये देश भारत से हजारों किलोमीटर की दूरी पर है। इन सब के बावजूद भारत इनसे हारा, क्योंकि उस समय जो बादशाह थे वे अंग्रेजों के गुलाम हो चुके थे, छोटी छोटी चीज़ें लेते थे और उनसे करों में छूट देते थे। जिस समय यूरोपीय देशों में तकनीकी विकास जैसे घड़ी, छपाई के लिए प्रेस, तोप एवं बंदूक आदि बनाए जा रहे थे, उस समय हमारे देश के शासक इनसे अनभिज्ञ व अपरिचित थे। धनी व्यापारियों ने पैसा उधार देने के लिए बैंक की स्थापना की। इसके लिए वे शुल्क लेते थे जिसे ब्याज कहते थे। लोग अपना धन बैंकों में सुरक्षित रखते थे। पहल बैंक इटली वासियों का था। जो पहला बैंक था वो इटली वासियों का था। 17वीं शताब्दी में लंदन तथा एम्स्टर्डम बैंक व्यवस्था वाले सबसे महत्वपूर्ण बने।
आज यूरोप के समस्त देश यूरोपियन यूनियन में संगठित हो गए और आर्थिक रूप से एक शक्ति के रूप में उभर कर आ रहे हैं। जिस समय भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, यहाँ बहुत अधिक सोना था, बड़े बड़े राजा बादशाह यहाँ राज करते थे। अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, राजाओं को लालच दिया, उनको कभी बग्गी दे दी, कभी उनको दस्ताने दे दिए, प्रसन्न हो गए और यहाँ से भारत को लूट कर ले गए। एक घड़ी है प्यारे बच्चों, जो समय की घड़ी थी, समय दिखाती थी। इस पार्ट में आगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, उनकी वीडियो में अलग से डाल दूंगा, आप पार्ट को ध्यान से पढ़िए, समझिए। प्यारे बच्चों, पार्ट में जो सबसे मुख्य क्वेश्चन बनता है कि भारत की खोज किसने की, तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका की खोज किसने की, तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। तीसरा एक क्वेश्चन और बनता है प्यारे बच्चों कि जहांगीर के दरबार में कौन सा जो है अंग्रेज आया था, तो वो था सर थॉमस रो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।